हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपको नोटिफिकेशन मिले होंगे, आज आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि फॉरेस्ट गार्ड का जो आपका एग्जाम है वो आपका 9 अप्रैल को ही होगा, जिसके एडमिट कार्ड आप 31 मार्च से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, जो आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था 5 मार्च का, उस एग्जाम पेपर का आयोग ने ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दिया दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, मैंने उस पर वीडियो भी दिया था आपको, और मैंने बताया आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर लगता है कि आयोग की तरफ से जो उत्तर है गलत दिया गया है, तो आप प्रत्यावेदन जरूर करें। ये पेपर मॉडरेट लेवल का पेपर था, इस वजह से इस पेपर में जो कट ऑफ का वेरिएशन है काफी कम होगा। वो 0.25, 0.50, 1 नंबर और 1.5 नंबर 1.25, ये अंतर काफी देखने को हमको मिलने वाला है, क्योंकि ज्यादा मार्जिन का इसमें कोई मतलब ही नहीं होता। पेपर बहुत ही उटपटांग मैं बोलूंगा, या पेपर कुछ अलग टाइप का इसमें आयोग ने सेट किया था। तो इसको देखते हुए एक भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रत्यावेदन संभावित है तो जरूर लगाइएगा, क्योंकि 1 नंबर से भी दोस्तों 1 साल आप पीछे हो सकते हैं। ठीक है, कभी भी 1 नंबर 0.25 की वैल्यू को भी कम नहीं समझना है। आपके फाइनल सिलेक्शन में ये जो दशमलव के बाद के अंक है ना, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चनों में तो मुझे लग ही रहा था डाउट, मैंने उसमें भी डिस्कस किया था। जैसे एक चमोली में जो ताल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिंगा ताल को माना है, जो कि मेरे को गलत लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जो लोहे का सर्वोत्तम अयस्क जो होता है, आयरन ओर होता है, वो आई थिंक उसमें भी कुछ गलती हुई है आयोग के आंसर की में। तो एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। और बाकी देखिए, कोई क्वेश्चन पे आपको लगता है तो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी चेक कर लूं। बाकी दोस्तों, आपका जो फॉरेस्ट गार्ड की महारिविजन क्लास चल रही है, मैंने आपको लास्ट क्लास दी थी सर्वनाम की, हिंदी की। उसके बाद मैंने उपसर्ग की क्लास दी, प्रत्यय की क्लास दी। देखिए, यूके ट्रिपल एससी जब एग्जाम करवाता था ना, वो उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन कम पूछता था। लेकिन अभी जो यूके पीएससी आपका एग्जाम करवाता है ना, इसका हिंदी के क्वेश्चनों का पैटर्न आप देख लो, यूके ट्रिपल एससी से बहुत ही अलग है। और इसके अलावा जीएस का भी इसका पैटर्न देख लो, यूके ट्रिपल एससी से बहुत डिफरेंट है इसका। हालांकि उत्तराखंड जीके का पैटर्न दोनों का लगभग आप सेम मान सकते हैं, बट करंट अफेयर और जो हमारे इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था या आर्थिक सर्वेक्षण के जो डेटा हैं, उनको लेकर यूके पीएससी ज्यादा क्वेश्चन बनाता है उत्तराखंड के पोर्शन में। तो थोड़ा एक सरसरी निगाह उस पर भी आप डाल लें एग्जाम से पहले, ठीक है। बाकी यार, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर जरूरी नहीं है कि कनिष्ठ सहायक का जैसा ही आएगा, या ये भी मैं नहीं बोल सकता कि ऐसा नहीं आएगा, हो सकता है ऐसा ही बना दे पेपर हो। तो थोड़ा करंट अफेयर आप जरूर देखना, फरवरी और मार्च तक का, मार्च 20 तक का, मतलब 20 मार्च तक का आप करंट अफेयर 1 फरवरी से 20 मार्च तक का ही देखना, नेशनल इंटरनेशनल, क्योंकि इतना ही पूछ रहा है वो, लास्ट के कुछ एग्जाम में भी मैंने नोटिस किया। बाकी आज का जो ये टॉपिक होगा ना दोस्तों, उत्तराखंड की सेंसस 2011 के डेटा के हिसाब से आपके ज्यादातर क्वेश्चन बनाता है आयोग, और यही आंसर की में भी सही मानता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, हमेशा जो क्वेश्चन बनेंगे वो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग ही बनेगा। और उसमें अगर क्वेश्चन आप 2011 के अलावा याद करते हैं तो क्वेश्चन का कंफ्यूजन एग्जाम हॉल में हो सकता है। तो 2011 के जो डेटा थे उसी के हिसाब से क्वेश्चन को याद करके जाएं, उसका ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। इसलिए जो वीडियो होगी इसमें भी जो जितने भी पॉइंट हैं वो 2011 के अकॉर्डिंग ही सेट किए गए हैं। बाकी इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। कभी इसमें क्या पूछ लेता है, नगरीय प्रतिशत पूछ लेता है। मतलब इस टॉपिक से आपका सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है जनसंख्या से, दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है साक्षरता से, तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है जनसंख्या घनत्व से, चौथे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें लिंगानुपात से। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कम से कम 2 प्रश्न तो आपको मिलेंगे यहां से, तो इसलिए अच्छे से इस टॉपिक को देख लीजिएगा आप, रिवीजन का टॉपिक है। और बाकी देखिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए दोस्तों 26 मार्च 2023 से हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे 11 प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ फिर से हम लॉन्च कर रहे हैं। और ये पुराने पेपर पैटर्न पे ही होंगे, जैसा कि पुराना पैटर्न है आपका फॉरेस्ट गार्ड में। 20 नंबर की हिंदी है, 40 नंबर का उत्तराखंड जीके है, और 40 नंबर की जीएस रीजनिंग और करंट अफेयर है। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे इसको हम शुरू करेंगे। 26 मार्च से शुरू होगी दोस्तों, प्रतिदिन 10 बजे आपको एक पेपर मिलेगा, और ये 5 अप्रैल को समाप्त होगी। ठीक है, बाकी चलिए आज का टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड जनगणना 2011, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग ऑल ग्रुप सी एग्जाम्स। चलिए बात करते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या थी 1,86,292। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बना है लास्ट टाइम यहाँ से भी कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 1,86,292, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या थी हमारी टोटल कितनी, 51,37,773, यानी कि 50.93% पुरुष थे यहाँ पे। और महिलाओं की जनसंख्या थी 49,48,519, यानी कि 49.07% महिलाएं हैं राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अब यहाँ पर बात करते देखिए भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या के हिसाब से उत्तराखंड की कुल जनसंख्या भारत का कितने प्रतिशत है। तो भारत की जनसंख्या के हिसाब से उत्तराखंड की जो जनसंख्या है ना 1 करोड़, वो कुल जनसंख्या का मात्र 0.83% है। यानी कि क्या समझे आप, हमारे राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का केवल 0.83% है। जबकि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। तो उत्तराखंड का जो टोटल एरिया है वो है 53,483, यानी कि 53,483 वर्ग किलोमीटर। और भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड का जो टोटल एरिया है वो मात्र 1.69% है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का प्लेस, तो ये हमारा 20वां प्लेस है। यानी कि जो उत्तराखंड की जनसंख्या है ना 1,86,292, ये अगर भारत में तुलना की जाए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड को रख के, तो उत्तराखंड का जनसंख्या की दृष्टि से 20वां स्थान है। ठीक है। अब बात की जाए सर्वाधिक जनसंख्या, तो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार है। हरिद्वार की जो जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार वो थी 18,90,422। जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद बोलें तो वो रुद्रप्रयाग था। रुद्रप्रयाग की कुल जनसंख्या थी 2,42,285। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो हरिद्वार है। राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो रुद्रप्रयाग है। अब बात करते हैं, देखिए कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी आ जाते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जनपद कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जनपद है हरिद्वार, दूसरा नंबर आता है देहरादून का 16,96,694, तीसरा नंबर आता है उधमसिंह नगर का जिसकी आबादी है 16,48,902, और इसके बाद चौथा नंबर आता है हमारा नैनीताल का जिसकी आबादी है 9,54,605। ठीक है, अगर बात की जाए राज्य के कितने जनपदों की आबादी 10 लाख से ऊपर है, तो राज्य के केवल 3 जनपदों की आबादी 10 लाख से ऊपर है, हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर। ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो ये तो हो गया हमारे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जनपद बड़े से छोटे के क्रम में। और वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जनपद कौन कौन से हैं, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जनपद है, सबसे कम है रुद्रप्रयाग में 2,42,285। इसके बाद चंपावत आता है 12वें नंबर पे, चंपावत की आबादी है 2,59,648। इसके बाद हमारे 11वें नंबर पे आता है बागेश्वर 2,59,898। और 10वें नंबर पे या चौथा प्लेस हम बोल सकते हैं नीचे से ऊपर को, तो उत्तरकाशी का आता है, यानी कि 3,30,086 यहाँ की कुल आबादी थी 2011 सेंसस के अनुसार। ठीक है, अब क्वेश्चन सीधे ऐसे ही बनता है, ये 4 वाला क्वेश्चन तो जब आप यूके पीएससी या लोअर पीएससी का एग्जाम देते हैं वहाँ पे आता है, लेकिन यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में आपका सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, इस जनसंख्या में महिला आबादी का प्रतिशत कितना है, पुरुष आबादी का प्रतिशत कितना है, और भारत की आबादी के लिहाज से उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, और ये भी पूछ लेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। तो ये तथ्य तो सभी हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे जो नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या वो किस प्रकार से निवास करती है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं कभी कभी कि नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 69.77% जनसंख्या ग्रामीण थी। ठीक है, 69.77% जो जनसंख्या थी हमारी वो ग्रामीण थी। यानी कि टोटल आबादी अगर मैं बात करूँ प्रतिशत के हिसाब से 1 करोड़ जो हमारी उत्तराखंड की आबादी है 1 करोड़ से ऊपर, उसमें लगभग 70,36,954। ठीक है, 70,36,954 जो जनसंख्या है वो हमारी गाँव में निवास करती थी। ठीक है, गांव में। और जबकि 30.23% जनसंख्या नगरीय है उत्तराखंड में कुल आबादी का। कुल आबादी में से 30% लोग नगर में रहते हैं, 30.23%, यानी कि ये आबादी हो जाती है 30,49,338। ठीक है, तो ये हमारी नगरीय जनसंख्या, इतने लोग नगर में रहते हैं। और 70,36,954 यानी कि 69.77% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अब बात की जाए, देखिए राज्य का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है, तो राज्य का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है देहरादून। ठीक है, आबादी के हिसाब से भी हम देखते हैं कि देहरादून में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप बोलते हैं कि हरिद्वार है, लेकिन हरिद्वार जनपद के हिसाब से सर्वाधिक आबादी वाला नगर नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या भी तो निवास करती है ना हरिद्वार में। यद्यपि हरिद्वार जनपदों की दृष्टि में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है,
लेकिन नगरीय जनसंख्या के हिसाब से हम देखते हैं तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है देहरादून जनपद में। ये कन्फ्यूज़ ना होइएगा आप बिल्कुल, ठीक है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत या आबादी वाला जनपद देहरादून है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद बागेश्वर है, ठीक है। बागेश्वर में मात्र 3.49% लोग ही नगर में रहते हैं, क्योंकि बागेश्वर सबसे कम नगरीकृत जनपद है उत्तराखंड राज्य का। बागेश्वर जनपद में केवल एक ही नगर है, वो स्वयं में बागेश्वर जिला मुख्यालय जो है वो स्वयं में ही नगर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला नगर, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला नगर देहरादून, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला नगर बागेश्वर। ये स्वयं में भी जनपद है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। लेकिन नगरीय आबादी सबसे ज़्यादा देहरादून में निवास करती है और नगरीय आबादी सबसे कम बागेश्वर में निवास करती है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वाधिक नगरीकृत वाले 4 जनपद। कौन से ऐसे 4 जनपद हैं जहाँ पे नगरों की संख्या या नगरीय जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है या नगरीकृत सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा नगर वाले जो 4 जनपद है टॉप के, सबसे ज़्यादा नगरीकृत है देहरादून, दूसरे नंबर पर आता है नैनीताल, तीसरे नंबर पर आता है हरिद्वार और चौथे नंबर पर आता है उधमसिंह नगर, ठीक है। यानी कि राज्य के सर्वाधिक नगरीकृत वाले 4 जनपद हैं देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधमसिंह नगर, ठीक है। तो देहरादून की अगर बात करते हैं तो देहरादून में हमारे 55.52% नगरीय जनसंख्या है या नगरीकृत है। नैनीताल हमारा 38.94% नगरीकृत है। हरिद्वार हमारा 36.66% नगरीकृत है, यानी कि हरिद्वार में आप लगा सकते हैं बाकी जो आबादी है हमारी लगभग 65 कुछ प्रतिशत वो हमारी पूरी ग्रामीण होगी, क्योंकि हरिद्वार में भी तो गाँव हैं बहुत से, है ना। और चौथा उधमसिंह नगर है जिसकी जो नगरीकृत है वो टोटल 35.58% है, ठीक है। तो यानी कि नगरीकृत और नगरीय आबादी आप समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पर टॉपिक में ये बोला जा रहा है कि कौन से जनपद हैं राज्य में जहाँ पर सर्वाधिक नगर में बसे हुए हैं, जो ग्रामीण जनसंख्या कम है। तो सर्वाधिक नगर में बसी हुई आबादी जो समाती है वो देहरादून में टॉप में, फिर नैनीताल, फिर हरिद्वार, फिर उधमसिंह नगर। जबकि न्यूनतम नगरीकृत ऐसे जनपद जहाँ पर न्यूनतम नगरीकृत आबादी है, यानी कि ज़्यादातर आबादी केवल गाँव में ही रहती है और नगर बहुत कम है वहाँ पर। तो सबसे पहला स्थान आता है बागेश्वर का। तो बागेश्वर में आपको पता है 3.49% ही नगरीय आबादी है। और इसके बाद हमारा देखिए दूसरे स्थान पर आता है रुद्रप्रयाग, वहाँ पे 4.10% ही नगरीय है। और इसके बाद हमारा तीसरे प्लेस में आता है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी मात्र 7.36% नगरीय है। और अल्मोड़ा आता है फिर चौथे नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए 10% के आसपास हमारा नगरीय है, यानी कि 13वें नंबर पर बागेश्वर, 12वें पे रुद्रप्रयाग, 11वें पे उत्तरकाशी और 10वें पे अल्मोड़ा, ठीक है। ये नीचे से ऊपर को बता रहा हूँ मैं। और ऊपर से नीचे जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है वो आप देख चुके हैं, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सर्वाधिक नगरीकृत। और न्यूनतम नगरीकृत में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं यूके SSS में आपके, वो आपका न्यूनतम या अधिकतम से क्वेश्चन बनाता है ज़्यादा, ठीक है। चलिए इस हिसाब से देखिए आप एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अगर हमारा देखिए न्यूनतम नगरीकृत अगर जनपद बागेश्वर है तो इसका मतलब ये कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जनपद हो जाएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बागेश्वर। बागेश्वर में देखिए लगभग 96.51% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण है, ठीक है। आया ना पॉइंट समझ में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जनपद उल्टा हो जाएगा ना जस्ट इसका। तो न्यूनतम नगर जहाँ होगा वहाँ सर्वाधिक ग्रामीण आबादी होगी और अधिकतम नगर जहाँ होगा वहाँ न्यूनतम ग्रामीण आबादी होगी, यानी कि जस्ट अपोजिट हो गई है। फिर से इसको आराम से समझिए। सर्वाधिक नगरीकृत वाला जनपद है देहरादून और न्यूनतम ग्रामीण जनपद हो जाएगा हमारा देहरादून, न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला जनपद हो जाएगा देहरादून, ठीक है। समझ पाए ना। वैसे ही न्यूनतम नगर वाला जनपद बागेश्वर है तो सर्वाधिक ग्रामीण वाला जो जनपद हो जाएगा वो बागेश्वर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा आबादी वाला नगर देहरादून है। देखिए मैं आपको बता चुका था, जनपद के हिसाब से देहरादून का दूसरा प्लेस है, क्योंकि हरिद्वार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है जनपद के हिसाब से। लेकिन नगरीय जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो नगरीय जनसंख्या के हिसाब से देहरादून की आबादी सर्वाधिक है। 5,74,840 जो जनसंख्या है वो नगरीय जनसंख्या है देहरादून की, ठीक है। बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ा राज्य का जो नगर है वो देहरादून है, बस क्लियर हो गया।
इसके बाद बढ़ते हैं दशकीय वृद्धि दर में। ठीक है, तो नाम से ही पता चला है दशकीय वृद्धि दर, यानी कि एक दशक में, दशक का मतलब 10 साल में, क्योंकि 10 साल के अंतराल पे ही जनगणना होती है। तो दशकीय वृद्धि दर का मतलब ये होता है कि 10 साल के अंतर्गत कितनी जनसंख्या बढ़ी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर कितना रहा? 18.81%। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर क्या रहा 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 18.81% रहा, यानी कि पूर्व की जो आबादी होगी ना, उस आबादी का 18.81% आबादी बढ़ गई 2001 से लेकर 2011 तक, ये बोला जा रहा है इसमें। और राष्ट्रीय जो हमारा दशकीय वृद्धि दर रही भारत की, तो भारत की भी पूछी गई है पूर्व एग्जामों में, तो ये रही 17.70%। ठीक है, यानी कि भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही 2011 की जनगणना के अनुसार? 17.70%, जबकि उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि रही 2011 जनगणना के अनुसार 18.81%। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। दशकीय वृद्धि दर से देश में उत्तराखंड का जो स्थान है वो 18वां है। ठीक है, यानी कि दशकीय वृद्धि दर के हिसाब से अगर हम उत्तराखंड को कंपेयर करते हैं अन्य स्टेट से, तो उत्तराखंड का प्लेस होता है 18वां। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जनपद उधमसिंह नगर है, जहाँ पर 33.45% दशकीय वृद्धि रही, यानी कि कुल आबादी का 33.45% आबादी बढ़ गई 10 सालों में। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद पौड़ी गढ़वाल, जो कि माइनस में रहा, यानी कि नकारात्मक, यानी कि हमारा देख सकते हैं हम, जो हमारा दशकीय वृद्धि दर रही पौड़ी गढ़वाल जनपद में, वो शून्य से भी नीचे रही, यानी कि आबादी यहाँ पे बढ़ी नहीं। 2001 से लेकर 2011 के बीच अगर मैं बात करूँ, पौड़ी गढ़वाल की आबादी माइनस हुई है। माइनस कितनी है? 1.41%। जितनी आबादी थी पहले 2001 में, उससे भी कम हो गई 2011 तक। ठीक है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि पौड़ी गढ़वाल जो है सर्वाधिक पलायन होता है यहाँ से, माइग्रेशन। अगर कभी क्वेश्चन बनता है आपका उत्तराखंड के एग्जाम्स में, राज्य का सर्वाधिक पलायनग्रस्त जनपद कौन सा है, तो वो पौड़ी गढ़वाल है। बहुत से लोग बाहर बस गए, कोई मुंबई, कोई दिल्ली, कोई देहरादून आके, तो न्यूनतम आबादी होगी माइनस में गई आबादी। दशकीय वृद्धि दर 1% भी नहीं रही, बल्कि शून्य से नीचे आ गई, यानी कि माइनस में रही। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या बन गया? राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद पूछा जाएगा, तो ये था उधमसिंह नगर, जहाँ पर 33.45% वृद्धि हुई। जबकि सबसे कम जो हमारी दशकीय वृद्धि हुई या ऋणात्मक वृद्धि दर हुई, वो हमारे पौड़ी गढ़वाल में हुई। इसके अलावा देखिए, हम अल्मोड़ा की भी बात करते हैं, तो अल्मोड़ा हमारा नीचे से दूसरे स्थान पर रहता है, वहाँ पर भी -1.28% आबादी कम हुई। ठीक है, वहाँ पर भी दशकीय वृद्धि दर बढ़ी नहीं, बल्कि आबादी घट गई। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं जनघनत्व। देखिए, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, इस पूरे टॉपिक में मैंने केवल उन्हीं तथ्यों को शामिल किया है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा अगर डिटेल में जाएंगे, बाकी चीज़ें आप परीक्षा वाली पुस्तक से भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको चार्ट के माध्यम से भी दिया है, लेकिन उतना डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, बनते आ रहे हैं और बनेंगे, उसी पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो जनघनत्व का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी आबादी निवास करती है। प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर जो एरिया होता है, इसमें कितनी आबादी निवास करती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व रहा 189। ठीक है, 189। अगर बात की जाए पूर्व की, तो पूर्व में उत्तराखंड का जनघनत्व था 2001 की जनगणना के अनुसार 159। ठीक है, यानी कि जनघनत्व में वृद्धि हुई है, 30 बढ़ गया है, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में 30 लोग ज़्यादा हो गए हैं 2001 के कंपैरिजन में हम बोलें तो। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए 11 वाला, कि 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी है 189। और भारत की बात करते हैं तो भारत का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 382 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं भारत में। अब यहाँ पर बात की जाए तो देश के राज्यों में जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड का 25वां स्थान है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी में हम बात करते हैं उत्तराखंड के स्थान की, तो 25वां है एज पर 2011 सेंसस रिकॉर्ड्स। लेकिन लास्ट टाइम आयोग का कोई एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर आयोग ने 26वां सही उत्तर माना था। अब ये 26वां भी इसमें ऐड हो सकता है, क्योंकि आपको पता है तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था। ठीक है, उत्तराखंड की जो सेंसस हुई है 2011 के बाद ही तो तेलंगाना राज्य बना था, तो इस हिसाब से 26वां भी यहाँ पे आंसर सही होगा। लेकिन परीक्षा में जो अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं और उनके जो प्रमाण है या प्रत्यावेदन हम कर सकते हैं, वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही करेंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों को सलाह दूंगा, केवल 2011 के जो आंकड़े हैं उन्हीं को आपने अच्छे से याद रखना है, ताकि हम प्रत्यावेदन भी कर पाएँ।
ठीक है, क्योंकि देखिए राज्य तो बनते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर यही बनाता है ना, तो 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन बना, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा तेलंगाना राज्य बन गया था, उसके बाद हमारा अभी 20 में हमारा जम्मू कश्मीर राज्य को हटाकर उसको केंद्र शासित में विभाजित कर दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर बन गए 2 राज्य। तो ये डिपेंड नहीं करता, 2011 के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2011 की अगर हम बात करते हैं जनघनत्व की, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है, तो हरिद्वार है। हरिद्वार का जनघनत्व रहा 801। देख सकते हैं आप, उत्तराखंड का टोटल 189 था, लेकिन हरिद्वार का अकेले ही 801 है। तो हरिद्वार में काफ़ी सघन आबादी पाई जाती है। सघन आबादी का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में ज़्यादा लोग रहते हैं। और जबकि सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद उत्तराखंड राज्य का उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी का जनघनत्व मात्र 41 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। ठीक है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में उत्तरकाशी में 41 लोग निवास करते हैं। ठीक है, ये पता चलता है। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, उत्तराखंड का कुल जनघनत्व कितना रहा 2011 के अनुसार, भारत का कितना था, और भारत में कौन से प्लेस पे उत्तराखंड राज्य रहा जनघनत्व के आधार पे। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद, उत्तराखंड राज्य का न्यूनतम जनघनत्व वाला जनपद, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात कहलाता है सेक्स रेशियो। ठीक है, लिंगानुपात को कहते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि किसी भी एरिया में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 जो मेल होते हैं उन पे कितने हमारे फीमेल हैं उस एरिया में, तो ये होता है लिंगानुपात। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो उत्तराखंड का लिंगानुपात रहा 963, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर हमारे कितने 963 महिलाएं हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय औसत की बात करते हैं तो भारत का लिंगानुपात था 2011 में 943, यानी कि भारत के लिंगानुपात से उत्तराखंड का लिंगानुपात ज़्यादा रहा। अब बात की जाए राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा था, तो राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है अल्मोड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनपद का है, तो अल्मोड़ा का है। ठीक है, अल्मोड़ा का लिंगानुपात की बात करते हो तो 1139, यानी कि यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं हैं, यानी कि 139 महिलाएं ज़्यादा हैं, और ये बहुत अच्छा माना जाता है। किसी भी राज्य या किसी भी देश का अगर सेक्स रेशियो ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, महिलाओं की भागीदारी भी ज़्यादा होगी किसी भी फील्ड में, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद जो था हमारा हरिद्वार, जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 880 महिलाएं थी, यानी कि लिंगानुपात हमारे हरिद्वार का कम रहा। लेकिन ओवरऑल औसत की बात करते हैं तो उत्तराखंड का ओवरऑल जो लिंगानुपात रहा 963। ठीक है, देखिए उत्तराखंड राज्य में एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों, तो उत्तराखंड राज्य के हमारे 7 ऐसे जनपद हैं ना जहाँ पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है। सबसे पहले अल्मोड़ा 1139, दूसरे में रुद्रप्रयाग 1115, तीसरे में पौड़ी 1106, चौथे में बागेश्वर 1106, पाँचवें में टिहरी गढ़वाल 1049, छठे में पिथौरागढ़ 1031, और उसके बाद सातवें में चंपावत 1021। ठीक है, और चमोली जनपद भी, जहाँ पर हमारा लिंगानुपात 1016 रहा, यानी कि 8 जनपदों में बोल सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, टोटल 8 जनपदों में लिंगानुपात 1000 से अधिक रहा। 8 जनपदों में हमारे ऐसा है कि लिंगानुपात 1000 से अधिक है, और देश की राज्य में लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड का स्थान 13वां रहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर हम बात करें भारत के हिसाब पे, भारत में जितने राज्य हैं उनमें अगर लिंगानुपात को हम देखते हैं तो उत्तराखंड का लिंगानुपात के आधार पर जो स्थान रहा वो 13वां स्थान है। ठीक है, और 8 जनपद है जहाँ पर लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है। बहुत ही अच्छी ये बात है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जनपद पूछेगा तो अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। तो ये होता है हमारे लिंगानुपात यहाँ पे क्लियर। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात, ये थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी डिस्कस करना आवश्यक है। उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना रहा। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात हमारा 1000 प्लस था 2011 में, और शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात जो रहा 2011 की जनगणना के अनुसार, शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कम था, 884 ही था। ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात बेहतर है। यानी कि हम बोल सकते हैं ग्रामीण लोग जो हैं एजुकेशन साक्षरता बढ़ने की वजह से ग्रामीण लोगों में ये काफ़ी कम देखने को मिल रहा है कि स्त्री पुरुष को लेकर भेदभाव है या भ्रूण हत्या जैसी जो घटनाएं होती थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए ग्रामीण जो हमारा लिंगानुपात है वो बहुत बढ़िया है आज भी।
और जबकि शहरों में पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं, उसके बावजूद भी लिंगानुपात कम होना अपने आप में हमारी जो एक शिक्षा का स्तर है उसको दर्शाता है, शहरी शिक्षा को। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, साक्षरता लिटरेसी देखेंगे। अब लिटरेसी रेट क्या रहा उत्तराखंड का, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता हमारी रही 78.82%, यानी कि उत्तराखंड की औसत जो लिटरेसी रेट रहा वो 78.82% रहा। अगर भारत की हम बात करते हैं तो भारत का जो 2011 की लिटरेसी रेट थी वो हमारी 73% थी। ठीक है, तो भारत से बहुत ज़्यादा है हमारे उत्तराखंड राज्य की। और वहीं हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जो पुरुष साक्षरता रही, यानी कि मेल लिटरेसी कितनी थी, तो 87.40 थी। और जबकि फीमेल लिटरेसी की हम बात करते तो ये 70% थी, यानी कि महिला साक्षरता 70% थी और पुरुष साक्षरता 87.40% थी। अलग अलग हम बांट देते हैं जब। और अगर कंबाइंड रूप से देखते हैं तो फिर हमारी कितनी रही, 78.82% रही। ठीक है, अगर औसत साक्षरता की दृष्टि से देखते हैं तो उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान रहा। औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है। पुरुष साक्षरता के हिसाब से देखते हैं तो 13वां स्थान है, जबकि महिला साक्षरता के हिसाब से 20वां स्थान है। यानी कि महिला साक्षरता थोड़ा अभी भी उत्तराखंड में कम है, क्योंकि प्लेस काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट इसमें है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जनपद कौन कौन से हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य के 4 जनपद हैं, देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, अगर देहरादून जो हमारा है, देखिए पूरा नगरीय की तरह अपने ऊपर डिस्कस किया, तो नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है और शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है ज़्यादा है वहाँ पे, इसीलिए देहरादून आपको याद रखना है। इसीलिए इसका जो लिटरेसी रेट भी है वो सर्वाधिक है, यानी कि टॉप 4 लिटरेसी रेट वाले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। ठीक है, तो थोड़ा इनमें देख लेते हैं। तो देहरादून में टोटल लिटरेसी कितनी रही 2011 में, तो ये रही 84.25%। ठीक है, वहीं नैनीताल की बात करते हैं तो नैनीताल का जो लिटरेसी रेट रहा वो रहा 83.88%। चमोली की बात करते हैं तो चमोली का लिटरेसी रेट रहा 82.65%, जब सभी परसेंट में। ठीक है, और पिथौरागढ़ जनपद की बात करते हैं तो ये रहा 82.25%। तो ये हमारे 4 जनपद है टॉप मोस्ट हम बोल सकते हैं लिटरेसी रेट वाले अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, और वहीं अगर न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता यानी कि सबसे कम साक्षरता वाले जनपद कौन कौन से हैं, तो इनमें सबसे पहले आता है उधमसिंह नगर। ठीक है, उधमसिंह नगर की बात करें तो यहाँ पर मात्र 73.10 साक्षरता है। हरिद्वार की बात करते हैं तो हरिद्वार में साक्षरता जो हमारी है वो है 73.43। ठीक है, 73.43%, माफ़ कीजिएगा। तीसरे नंबर पे उत्तरकाशी है, तो उत्तरकाशी में 75.8%। और चौथे में जो टिहरी है, टिहरी में हम देखते हैं तो 76.36%। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर का क्रम आ रहा है ना। जो पहला स्थान है हमारा उत्तराखंड राज्य में साक्षरता के हिसाब से, पहला जनपद या टॉप जनपद है वो देहरादून है, और लोवेस्ट जो जनपद है साक्षरता के हिसाब से वो हमारा हरिद्वार है, माफ़ कीजिएगा उधमसिंह नगर है। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद देहरादून, न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद हमारा उधमसिंह नगर, दूसरा न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद हरिद्वार, तीसरा न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद हो जाएगा उत्तरकाशी, और चौथा न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद टिहरी। यानी कि उधमसिंह नगर 13वें स्थान पे रहा, हरिद्वार 12वें पे, उत्तरकाशी 11वें पे और टिहरी 10वें पे, देहरादून पहले पे, नैनीताल दूसरा, चमोली तीसरा, पिथौरागढ़ चौथा। इसके बाद आगे का क्रम है। ठीक है, हमारा उसके बाद आ जाता है कौन सा, हमारा इसके बाद आता है गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी। ठीक है, मतलब पौड़ी गढ़वाल आएगा 5वें में, फिर हमारे 6ठे में रुद्रप्रयाग, 7वें में अल्मोड़ा, 8वें में चंपावत, 9वें में बागेश्वर, 10 में उत्तरकाशी, 11वें में टिहरी और 12वें में हमारा हरिद्वार और 13वें में उधमसिंह नगर। ठीक है, इतना ज़्यादा डेप्थ में आंकड़े देखने की आवश्यकता है नहीं, मैंने आपको पहले बोल दिया न्यूनतम और अधिकतम ही पूछता है हमेशा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ग्रामीण साक्षरता कितनी है राज्य में और नगरीय साक्षरता कितनी है। तो उत्तराखंड राज्य में जो ग्रामीण साक्षरता है वो हमारी 76.31% है, जबकि नगरीय साक्षरता है 84.45%, यानी कि नगरीय साक्षरता ज़्यादा है। वहीं हम बात करते हैं, देखिए राज्य के जो 13 जनपद है ना पूरे, इन 13 जनपदों में जो साक्षरता है वो राष्ट्रीय साक्षरता के औसत से अधिक है। यानी कि हमारे कि 13 के 13 जनपद, हमने लास्ट कौन सा देखा, उधमसिंह नगर,
हमने अभी क्या पढ़ा कि उधमसिंह नगर की जनपद की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है उत्तराखंड में, लेकिन उत्तराखंड में उधमसिंह नगर की साक्षरता दर कितनी है? 73.10%। ठीक है, और भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की औसत साक्षरता दर है 73%, यानी कि उधमसिंह नगर की साक्षरता दर भी भारत से ज़्यादा है, और जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य का लोवेस्ट है। इस हिसाब से क्या जाना हमने कि उत्तराखंड के जो 13 के 13 जनपद है ना, 13 जनपदों का साक्षरता दर भारत की औसत साक्षरता दर से ज़्यादा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हमारा जनगणना वाला पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता कुछ है नहीं। बाकी आपको इससे संबंधित जब टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी यहाँ पे, तो आपकी बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उत्तराखंड देखिए भारत का 27वां राज्य था। ठीक है, उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था, और उत्तराखंड फॉर्म हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 27वां राज्य है, ध्यान रखना है आपने। इसके बाद उत्तराखंड देखिए भारत का 11वां हिमालयी राज्य था। अगर हिमालयी राज्य की बात आती है तो उत्तराखंड 11वां हिमालयी राज्य था। ठीक है, उत्तराखंड जब बना था 9 नवंबर 2000 को, तो इसका नाम उस समय उत्तरांचल था। क्या नाम था इसका? उत्तरांचल। क्योंकि एनडीए की सरकार थी, और एनडीए की सरकार हमेशा से चाहती थी कि उत्तरांचल नाम ही अस्तित्व में आए, क्योंकि खंड शब्द जो है वो कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य को तोड़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए उत्तरांचल नाम ही बनाया गया था। क्योंकि केंद्र में उस समय एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इसके बाद देखिए 1 जनवरी 2007 से, लेकिन हमारे राज्य आंदोलनकारियों का इतना प्रयास रहा, इसलिए सभी लोगों ने डिस्कस किया, और इसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें, और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है पहले भी। इसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात में भारत में 13वां स्थान है। तो बाल लिंगानुपात का मतलब होता है बच्चों का लिंगानुपात। ठीक है, 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या जो होती है ना, उसको रखा जाता है इसमें, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या को। ठीक है, तो बाल लिंगानुपात के हिसाब से भारत में उत्तराखंड का 13वां स्थान। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखते हैं ना जनगणना 2011 के अनुसार जो हमारा लिंगानुपात था, ये बाल लिंगानुपात कितना रहा? तो बाल लिंगानुपात हमारा रहा 890। ठीक है, बच्चों का लिंगानुपात अगर बच्चों की बात करते हैं तो यानी कि 1000 बच्चों पे 1000 जो बोल सकते हैं हम मेल बच्चे हैं, उन पर 890 हमारी फीमेल बच्चियां थी। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं इसमें। गर्ल्स जो हमारे बॉय थे, 1000 बॉय पे 890 गर्ल्स हैं, ये हम बोल सकते हैं। इसी हिसाब से 13वां स्थान है। उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है वो देश का 20वां हाईकोर्ट था। ठीक है, उत्तराखंड हाईकोर्ट जब स्थापित हुआ तो भारत का बनने वाला 20वां उच्च न्यायालय था। जन्म लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 5वां स्थान है। ठीक है, जन्म लिंगानुपात का मतलब होता है कि जन्म के समय जो लिंगानुपात है बच्चों का, बॉयज़ और गर्ल्स का, तो उसके हिसाब से 5वां स्थान है उत्तराखंड का। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 18वां स्थान है। ठीक है, देखिए 18वां स्थान है, 19वां भी आयोग ने कई बार दिया है एग्ज़ाम में, कहीं पर 20वां स्थान भी हमको देखने को मिलता है, लेकिन 11 के अगर हम अनुसार बात करें तो 18वां स्थान था उत्तराखंड का। ठीक है, यद्यपि 19वां स्थान भी कहीं ना कहीं सही रह सकता है इसमें, अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं, क्योंकि तेलंगाना ने रिप्लेस किया उत्तराखंड को, मतलब क्योंकि एक स्थान आगे आया होगा तेलंगाना कहीं पे, तो 19वां स्थान हम लेकर चल सकते हैं। ठीक है, राज्य का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.69% है। और वहीं देखिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में केवल 3 जनपद हैं, ये भी महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले उत्तराखंड राज्य में केवल 3 जनपद हैं। पहला है हमारा हरिद्वार, जिसकी आबादी है 18,90,422। दूसरा जनपद है देहरादून, 16,96,694। और तीसरा जनपद है उधमसिंह नगर, जिसकी आबादी है 16,48,902। यानी कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले मात्र 3 ही जनपद हैं। इसके बाद जब चौथा जनपद आता है हमारा नैनीताल, तो नैनीताल की आबादी है 9,54,605, यानी कि 10 लाख से नीचे है नैनीताल की आबादी। ठीक है, तो केवल हमारे 3 ही है, 2011 के अनुसार बात हो रही है। ठीक है, ये केवल 2011 के आंकड़े के अनुसार बात हो रही है। ठीक है, तो इन्हीं को आपने याद रखना है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए सर्वाधिक नागरिकत जनसंख्या वाला एरिया आएगा तो फिर देहरादून आंसर होगा। यहाँ पर जनपद है ना, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है, क्योंकि हरिद्वार में कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या ही नहीं है, वहाँ पे ग्रामीण भी तो बहुत से गांव है हरिद्वार में भी तो है ना। तो क्वेश्चन कभी भी बनेगा कि उत्तराखंड का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है, तो देहरादून ही हमेशा सही आंसर है आपका। ठीक है, याद रखिएगा।
तो दोस्तों ये था उत्तराखंड की जनगणना 2011, उसी के अनुसार सारे फैक्टों की हमने बात की। परीक्षा मॉडल का जो न्यू एडिशन है उसमें लगभग सभी फैक्ट सिमिलर हैं, तो आप सभी लोगों को ज़्यादा इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी जहन में क्वेश्चन आता है कि तेलंगाना राज्य बना, इसके बाद हमारा JNK यहाँ पर राज्य टूट गया, मतलब JNK राज्य का विभाजन हुआ और केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तो क्या आंकड़े बदल गए हैं? आंकड़े बदल भी गए तो आयोग को यहाँ पर ऐसा कोई राइट नहीं है कि उसी के आधार पर क्वेश्चन देगा वो। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा सेंसस के आधार पे बनते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आप कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम देखेंगे तो वहाँ पे हमेशा जो सेंसस 2011 हुई थी उसी के आधार पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पे आपके प्रश्न आएंगे, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। जितने भी पॉइंट इस वीडियो में बताए गए उनको आप अच्छे से याद कर लें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जी, अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें, और दोस्तों हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूँगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। दोस्तों आज देखिए 21 मार्च है और आज हम मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। तो सभी लोगों को देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जंगल रहेंगे, पर्यावरण रहेगा, ये हमारा जो हमारे आसपास का जो भी इकोसिस्टम है ये यथावत रहेगा, तब मनुष्य का जीवन जो है वो बना रहेगा दोस्तों। अन्यथा केवल पैसे से और अन्य माध्यमों से हम अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते। पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों, इसकी रक्षा करना हम सब लोगों का फर्ज है, इसलिए इस मुहिम को आगे ज़रूर बढ़ाएं। बाकी अपने घर के आसपास और जहाँ भी आप घूमने जाते हैं वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। बाकी दोस्तों आपको लगातार कोशिश करूँगा कि ऐसे ही रिवीजन टॉपिक दिए जाएँ। बाकी आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, कुछ भी आपको लगता है टॉपिक से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसको मैं देखूं और अगले वीडियोस में उससे संबंधित बातें हम कर सकें। बाकी देखिए प्रैक्टिस सेट जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड के शुरू होने वाले हैं, उसमें जो भी लोग इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारी एप्लीकेशन का। हमारी एप्लीकेशन पर आप जब भी विजिट करते हैं या डाउनलोड करते हैं दोस्तों, तो एज ए स्टूडेंट ही रजिस्टर करें, अन्यथा आपको हमारा स्टोर नहीं दिख पाएगा। एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करने के बाद जब हमारे स्टोर में आप जाएंगे तो आपको एक प्रैक्टिस सेट दिख जाएंगे, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। मात्र 49 रुपीज़ की ये टेस्ट सीरीज है और इसमें आपको पूरे 11 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे फुल लेंथ के। बाकी दोस्तों जल्दी ही देखिए जैसे फॉरेस्ट गार्ड का आपका पेपर होगा, फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो नए एग्जाम होने वाले हैं उनके संबंध में स्टार्टिंग से फिर से हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे प्लान करना है, बुक प्लान क्या होगा, और क्लासेस खासकर जीएस की दोस्तों आपको क्लासेस करवानी है। आपको इतिहास पढ़ाना नहीं है, मैंने भारतीय इतिहास आपको दिखाना है, आपको भारत का भूगोल महसूस कराना है। इसके अलावा पॉलिटी और अन्य टॉपिक भी हम जरूर कवर करेंगे दोस्तों। एक शानदार तरीके से हम इस कोर्स को आगे ले जाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। बाकी दोस्तों बने रहिएगा, साथ ही अपना ध्यान भी रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। आजकल काफ़ी ज़्यादा फ्लू, कोल्ड, कफ हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, 2 दिन से बारिश वगैरह चल रही है, तो ऐसे में अपना ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि बीमार होंगे तो एक दिन भी अगर वेस्ट होगा एग्जाम से पहले तो काफ़ी ज़्यादा आपकी एक पेनाल्टी हो सकती है, ठीक है, अपने लिए। तो इसलिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें, अनावश्यक बाहर ना घूमें। बाकी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल काम डाउन रहें। फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम पेपर है, बहुत अभ्यर्थी इस बार निकलेंगे, जैसे पिछले एग्जाम में निकले थे। 2020 वाले फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में दोस्तों हमारे कम से कम 200 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, और बहुत खुशी हुई थी जिस दिन सभी के लगातार मैसेज आ रहे थे। और एक बहुत बड़ी भर्ती थी वो उत्तराखंड के इतिहास की, 1200 पोस्ट उसमें थे, और लगभग 200 लोग हमारे जो पढ़ने वाले थे, जानने वाले थे, वो सेलेक्ट हुए थे। तो ये काफ़ी अच्छी खुशी महसूस होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाली भर्ती में आप लोग भी ऐसे ही सेलेक्ट हो, और आपकी खुशियों के बदौलत जो हमको मुकाम हासिल करने के लिए जो हमारा भी लक्ष्य था वो पूरा होता हुआ प्रतीत होता है। आपसे ही हम लोग भी हैं, आपकी सफलता से ही हमारी ज़िंदगी के मायने भी हैं दोस्तों, इसी में बड़ा आनंद आता है। बाकी अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।